तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को। बेटा कार्बनिक रसायन में अब तक हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें की, लेकिन बेटा यहां से अब ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एकदम से आपका चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो होता है आईयूपीएसी नामकरण। अगर आपसे यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण बनता है तो ही बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लायक होते हो। अगर नामकरण नहीं बनेगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए यहां से अब हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण, और बेटा कहीं ना कहीं यहां पर आईयूपीएसी नामकरण के एकदम बेसिक चीजों की शुरुआत भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो बेटा हाइड्रोकार्बन होते क्या है? अगर मैं बोलूं हाइड्रोकार्बन क्या है तो बेटा ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण अगर हम देखें दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके खुली श्रृंखला वाले, या बेटा एलिफेटिक, या इसी को विवृत श्रृंखला या अचक्रीय, चार नाम है बेटा इसके। या तो आप बोल सकते हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या बेटा विवृत श्रृंखला वाले या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इनमें होता क्या है, जो बेटा कार्बन परमाणु होते हैं इनमें वो इस तरह से खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं और कार्बन परमाणुओं के द्वारा किसी भी बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं होता है। अब लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि खुली श्रृंखला मतलब कि सीधे सीधे ही जुड़े हो, इधर उधर शाखाएं भी इनकी मिल सकती हैं आपको, लेकिन ये पक्का है कि कोई बंद संरचना प्राप्त नहीं होगी। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक खुली संरचना में जुड़े होते हैं, यानी कि एक विवृत श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उन्हें हम अचक्रीय या एलिफेटिक या खुली श्रृंखला वाले या विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रकार है बेटा वो है क्या? बंद श्रृंखला वाले या समवृत श्रृंखला वाले या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय नहीं बेटा, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, ये होते हैं कौन से? आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो इनके नाम बेटा ध्यान रखें, या तो इनको बोलते हैं हम बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय या समवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इनमें कुल मिला के होना क्या है बेटा? कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि आपस में जुड़कर एक बंद संरचना का निर्माण करते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ करके बंद संरचना का निर्माण करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, या बेटा समवृत श्रृंखला वाले, या फिर चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस तरह से होते हैं आपके क्या? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब इनको आगे भी हम और अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं बेटा। अगला जो वर्गीकरण होगा हमारा, इनको फिर से दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाएगा। एक होंगे आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होंगे बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे होंगे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सर ये संतृप्त असंतृप्त क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल और केवल एकल बंध होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल और केवल एकल बंध होगा, कोई भी द्विबंध या त्रिबंध नहीं होगा। यानी कि जब कार्बन परमाणु आपस में केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वहीं यदि कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध से बेटा या कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध से जुड़े होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बड़ी आसान सी बात है बेटा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु कैसे बेटा? द्विबंध या त्रिबंध में जुड़े होते हैं असंतृप्त कहलाते हैं, और जबकि एकल बंध में क्या कहलाते हैं? संतृप्त। अब बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी ने, अब ये आईयूपीएसी क्या है बेटा आपको पता होना चाहिए। आईयूपीएसी मतलब बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब बेटा ये केमिस्ट्री का एक संघ है जिसमें दुनिया के कुछ विद्वान लोग हैं, जो बेटा केमिस्ट्री के बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, जो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। वे ही केमिस्ट्री के नियम कायदे कानूनों का निर्धारण करते हैं, वही बताते हैं कि केमिस्ट्री में किस चीज को कैसे लिखना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो आईयूपीएसी ने बेटा
बोला है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इन्हें आप बोलोगे एल्केन। क्या बोलोगे बेटा? एल्केन। ठीक है ना? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को बच्चों हम कहते हैं एल्केन, जबकि असंतृप्त जो है ये दो प्रकार के होंगे। असंतृप्त में एक ऐसे हैं जिनमें द्विबंध है और दूसरे ऐसे हैं बेटा जिनमें त्रिबंध है। तो द्विबंध वालों को हम बोलेंगे एल्कीन, और जबकि बच्चों आईयूपीएसी के अनुसार त्रिबंध वालों को हम नाम देंगे क्या? एल्काइन। तो अभी हमने देखा कि जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है बेटा तीन प्रकार के हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का मतलब क्या है बेटा? यहां पर एल्केन का मतलब है बच्चों यहां पर वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होंगे। कोई भी द्विबंध या त्रिबंध कार्बन परमाणुओं के बीच में नहीं होगा। इसका मतलब बेटा किन्हीं और परमाणुओं के बीच में अगर द्विबंध या त्रिबंध है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस कार्बन के बीच में सारे जो बंध है वो सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध होने चाहिए। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा द्विबंध आ जाता है पूरी श्रृंखला में कहीं भी, एक जगह या एक से ज्यादा जगह भी कार्बन कार्बन के बीच में बेटा द्विबंध आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन। और वहीं अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह या एक से ज्यादा जगह त्रिबंध आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? एल्काइन। तो इस तरह से बेटा तीन प्रकार के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है? चलिए बंध श्रृंखला वालों की अगर बात करें बेटा इनको भी दो प्रकार के हम कहते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तभी हम कर पाएंगे बेटा, अभी हम बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते, लेकिन वर्गीकरण तो हम कर ही सकते हैं। एक होते हैं बेटा क्या? एलिसाइक्लिक। क्या होते हैं बेटा? एलिसाइक्लिक। और दूसरे होते हैं बेटा क्या? एरोमेटिक। एक होंगे क्या आपके? एलिसाइक्लिक और दूसरे होंगे क्या बेटा? एरोमेटिक। ठीक है ना? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को भी हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है बेटा। एक होते हैं आपके क्या? एलिसाइक्लिक में एक होते हैं समचक्रीय। समचक्रीय मतलब बेटा कि जो चक्र होगा, जो बंध संरचना होगी, जो वलय होगा, उसमें केवल और केवल कार्बन के परमाणु जब भाग लेते हैं, कोई अन्य परमाणु चक्र बनाने में भाग नहीं लेता। बाहर जुड़ा हो सकता है लेकिन चक्र जो बनेगा, जो बंध संरचना बनेगी वह केवल कार्बन परमाणुओं के बीच बनेगी, तो उसे हम बोलेंगे क्या बेटा? समचक्रीय। जबकि यदि कोई अन्य परमाणु वलय बनाने में यानी कि बेटा चक्र बनाने में भाग लेगा तो उसे हम कहते हैं विषम चक्रीय। इसी तरह से बेटा एरोमेटिक भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी होते हैं आपके समचक्रीय एवं विषम चक्रीय। ठीक है ना? तो इस तरह से यौगिकों को हमने अलग अलग प्रकार में बांटा है। ये है बेटा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है? चलिए अब शुरुआत हम करेंगे खुली श्रृंखला यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, जिनके तीन प्रकार है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन्हें हम समझेंगे बेटा, उसके बाद फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों को बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, ये आप लिख लें और लिखने के साथ साथ बेटा हर हाल में इसे आप याद कर लें। शब्द जड़। शब्द जड़ कहने का मतलब है कि कार्बन की संख्या के आधार पर उन्हें बेटा कुछ नाम दिए गए हैं, वो हमें याद रखने पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बिना ऑर्गेनिक एक सपना है ना? तो अगर बेटा एक कार्बन होता है तो इसे हम बोलते हैं मैथ। क्या बोलेंगे बेटा? मैथ। दो कार्बन होता है तो इसे हम बोलते हैं बेटा एथ। तीन कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों क्या? प्रोप। चार कार्बन होगा तो इसे बोला जाएगा ब्यूट। पांच कार्बन को बोला जाता है बेटा पेंट। छह कार्बन होते हैं इसे बोला जाता है हेक्स। सात कार्बन होंगे तो बच्चों हम इसे बोलेंगे क्या? हेप्ट। आठ को बोला जाता है ऑक्ट। नौ होगा आपका नॉन। और 10 को बोलेंगे क्या बेटा? डेक।
वैसे 10 तक बेटा बोर्ड परीक्षा में बड़े आराम से काम चल जाएगा, फिर भी एक दो एक्स्ट्रा लिखने तो आप लिख सकते हैं। 11 को बोलते हैं बेटा हम अनडेक, क्या बोलेंगे बेटा अनडेक, और 12 को बोलते हैं, 12 को बोलेंगे बेटा डोडेक, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हो गया बेटा अनडेक, है ना। हाँ, तो ये हो गए शब्द जड़, आपको याद होना चाहिए बेटा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, इतना तो आप कम से कम याद कर ले, इसके बिना बेटा काम नहीं चलेगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे, फिर से आते हैं मुद्दे पर, बात कर रहे थे किसकी बेटा, एल्केन की, कि आखिर ये एल्केन किस चिड़िया का नाम है, किसे एल्केन कहा जाता है। बेटा कोई चिड़िया नहीं है, ये तो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल और केवल एकल बंध पाए जाते हैं। तो चाहे तो आप परिभाषा अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन, वे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाए जाते हैं, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। परिभाषा बेटा कभी नहीं पूछी जाती, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्बन की श्रृंखला में, खुली श्रृंखला में बेटा कार्बन परमाणु केवल और केवल एकल बंध से जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं एल्केन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि एल्केन क्या है बेटा, एल्केन वे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होते हैं। अब इसका बेटा एक सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, सामान्य सूत्र। तो बेटा इसका सामान्य सूत्र आप याद रख सकते हैं CnH2n+2। ये कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है बेटा, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन फिर भी पूछी जाती है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और बेटा इसमें जब हम नामकरण करते हैं तो इसका जो प्रत्यय है, प्रत्यय इसमें जोड़ा जाता है बेटा एन। प्रत्यय मतलब नाम के पीछे, शब्द जड़ के पीछे हम क्या लगाते हैं, एन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे ये नामकरण होता है। आप n बराबर 1 लेके देखो बेटा, n बराबर आप 1 लोगे तो C 1 हो जाएगा, H2, n की जगह यहां भी 1 रखा हमने, धन 2, तो ये क्या बनेगा बच्चों, C1। अब बच्चों जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तो 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है। H कितने हैं देखिए, H 2 एकम 2 2 4 बेटा, तो बन गया क्या, CH4। ये तो वैसे आप जानते ही होंगे, CH4 एक कार्बन है। एक कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं, मैथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बालक, मैथ। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ना है हमें, एन। तो मतलब मैथ में हम जोड़ेंगे बेटा एन, तो नाम क्या बनेगा बच्चों, मेथेन। तो इस तरह से मेथेन बन जाता है। आगे और भी हम चलते हैं, आप n बराबर 2 रखो तो C2H2, n की जगह बेटा 2 रख दिया हमने, तो मुझे मिल गया क्या, C2H6। या आप सीधे भी ऐसे सोच सकते हैं कि n मतलब जो भी संख्या है कार्बन की उसको बेटा 2 गुना करके 2 जोड़ दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन मिल जाना चाहिए। अब 2 कार्बन को मेरे बच्चे क्या कहते हैं, एथ, और इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे हम एन, तो नाम बनेगा बेटा एथेन। n बराबर 3 रख देते हैं, C3H, ये हो जाएगा क्या, C3H8, और इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, शब्दजड़ होता है 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, प्रोप, और इसमें एन जोड़ देंगे तो नाम बनेगा क्या, प्रोपेन। n बराबर 4 ले लो आप, 4 जैसे ही लेते हैं तो H क्या होगा बेटा, 2 गुणे 4 धन 2, यानी कि बनेगा क्या, C4H10, और नाम बनेगा क्या बेटा, ब्यूटेन। इसी तरह से आगे आप और भी लें, n बराबर 5 6 7 8 9 10। अब इतना काम तो बेटा मुझे उम्मीद है आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके आगे 10 तक बेटा या 12 तक आप लोग इसे कर लें तो बनेगा क्या, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, इस तरह से बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लें और आगे का बेटा फटाफट बनाते चले जाएं। चलिए एल्केन को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, हम क्या, एल्कीन की बात करते हैं। अब ये एल्कीन होते क्या है बेटा, तो मैंने आपको बताया वे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है बेटा, कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है।
वे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्कीन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन। तो अब क्या होगा, एल्कीन में जो इसका सामान्य सूत्र होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र बेटा याद रखने लायक है, CnH2n। एल्कीन क्या होगा? CnH2n। और यहां पर हम जब इसका नाम लिखेंगे तो बेटा प्रत्यय इस बार क्या लगाएंगे? ईन। देखिए एल्केन में हमने क्या लगाए थे? एन। अब एल्कीन में क्या लगाएंगे बेटा? हम ईन। तो जब एल्कीन में ईन जोड़ा जाएगा तो कैसे नामकरण होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एन बराबर अगर आप 1 रखते हैं बेटा तो C 1 रखे यहां पर, H 2 इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा CH2। अब बेटा CH2 नाम का कोई एल्कीन पाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता सर? क्योंकि द्विबंध होना चाहिए। अब एक अकेला कार्बन है बेटा, हमने बोला कार्बन परमाणुओं के बीच मतलब कम से कम 2 कार्बन हो तब तो द्विबंध पाया जाएगा, तो ऐसा कोई यौगिक नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखें बेटा, एल्कीन एक कार्बन वाला नहीं पाया जाता है, ये 2 कार्बन से ही प्रारंभ होता है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? n बराबर रखेंगे इस बार 2। तो ये हो जाएगा C2H। देख बेटा C 2 रखे, यहां भी 2 रखो, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा C2H4। और C2H4 को बेटा हम क्या बोलेंगे? एथीन। एथ इसका शब्द जड़ है और इसमें बेटा प्रत्यय क्या जोड़ना है? ईन। तो जब एथ में बेटा हम ईन जोड़ेंगे तो नाम क्या बनेगा? एथीन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम बना सकते हैं। n बराबर अब 3 रख लो आप, C3H क्या बनेगा बेटा? 6। n बराबर 3 रख के देखो, 3 और 3 दूनी 6। नाम क्या बनेगा बेटा? प्रोप। और प्रोप के साथ ईन जोड़ेंगे तो नाम क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपीन। n बराबर 4 रख लो आप, C4H कितना आएगा बेटा? 8। क्या बनेगा नाम? ब्यूटीन। आगे बेटा ऐसे ही 10 या 12 कार्बन तक आप बना लें, बढ़िया से नोट कर लें। आगे बनेगा पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, है ना, अंडेकीन, डोडेकीन, ऐसा बनता चला जाएगा। ये था बेटा एल्कीन, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर इसके बाद जो तीसरे प्रकार का है बेटा, तीसरा प्रकार क्या है खुली श्रृंखला में? एल्काइन। अब एक और बात बेटा याद रखना हो तो रख ले, आगे चल के हालांकि कई बार आएगा। एल्कीन को हम कभी कभी ओलिफीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफीन। आगे चल के लेकिन कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो एल्काइन किसे कहते हैं बेटा? ऐसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जाता है, कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा एल्काइन। फिर से हम लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र। तो बच्चों इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? ये होगा CnH2n-2। एल्केन का क्या था सर? CnH2n+2। एल्कीन का क्या हुआ? CnH2n, फिर CnH2n-2। मतलब आप अगर समझ रहे होंगे तो दो दो कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। फिर बेटा इसका प्रत्यय क्या लगाएं अपन? तो प्रत्यय हम लगाएंगे बेटा इसमें आइन। जो इसके आखिरी के अक्षर हैं वही इसका प्रत्यय बनेगा, आइन। अब बच्चों इसमें हम n के अलग अलग मान रख करके सूत्र बना सकते हैं। n बराबर मान लीजिए मैंने रखा 1, तो बनेगा क्या बेटा? C n की जगह 1, H 2, n की जगह 1 रखे बेटा हमने, तो 2 एकम 2 माइनस 2 0, तो CH0। अब आप सोच के देखिए CH0 कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा बेटा, H है ही नहीं, तो ये भी नहीं पाया जाता है। मतलब कि एक कार्बन वाला केवल एल्केन पाया जाता है बेटा, बाकी एल्कीन और एल्काइन एक कार्बन में नहीं पाया जाता है। ये हमेशा 2 कार्बन से ही प्रारंभ होते हैं। कितने कार्बन से प्रारंभ होंगे बेटा? 2 कार्बन से प्रारंभ होंगे। तो चलिए n बराबर रखते हैं 2, तो C 2 बेटा, देखो n की जगह 2 रखो, H यहां भी n की जगह बेटा हमने रखा 2 माइनस 2, तो क्या बना? C2H कितने बने? देख बेटा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन को मेरे बच्चे क्या कहते हैं? एथ। और एथ में बेटा हमने जोड़ा क्या? आइन, तो नाम बन गया क्या? एथाइन। क्या बन गया बेटा नाम? एथाइन। n बराबर रख दो 3, C3H2, यहां पर भी 3 बेटा n की जगह में रखे हमने, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, तो C3H4 बन गया बेटा। और नाम बनेगा, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप,
और प्रोप में जोड़ा बेटा हमने आइन, तो नाम बना बच्चों क्या, प्रोपाइन। इस तरह से नामकरण होता चला जाएगा। एन बराबर रख के देखते हैं 4, सी एन की जगह तो बेटा आ गया 4, एच एन की जगह यहां भी 4, तो क्या बनेगा, 2 चौके 8 में से 2 गए 6, तो C4H6 नाम बनता है बेटा 4 कार्बन है तो ब्यूट, और साथ में लगेगा क्या, आइन, तो ये हो जाएगा बेटा ब्यूटाइन। तो इस तरीके से बेटा हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को वर्गीकृत कर सकते हैं और उनके नामकरण को भी हम देख सकते हैं। अगर एल्केन होता है तो संरचना सूत्र क्या होता है बेटा, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जबकि एल्कीन में होता है CnH2n और एल्काइन में होता है बेटा CnH2n-2, यानी एल्केन से एल्कीन में जब हम गए तो 2 कम करे हाइड्रोजन, और जब एल्कीन से एल्काइन में गए तो 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं बेटा। एक बार सामान्य सूत्र को यहां फिर से देख लें, CnH2n+2 मतलब क्या होगा बेटा, एल्केन। अगर हमने किया 2 कम H मतलब कि CnH2n अगर किया, देखिए +2 हटा दिया तो एल्कीन बन गया बेटा, और अब 2 और कम करना है तो -2 लगा दिए बेटा अपन ने। तो इस तरह से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बन जाते हैं और इनका हम आसानी से नामकरण कर सकते हैं। तो ये था बेटा हाइड्रोकार्बन का अभी वर्गीकरण। अभी ऐसा नहीं कि आप IUPAC नामकरण पूरा सीख गए, अभी तो बेटा हमने छोटी सी शुरुआत की है। अब हम अगले लेक्चर से IUPAC नामकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ध्यान से अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं तो गारंटी मानिए कि आप नामकरण 2-3 दिन के अंदर बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जब तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।